हेलो। काय हो बा? मॉर्निंग सर. सॉरी, थोडंसं नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे लेट झालाय. आपण आता तरी बी जे काही कॅन्डिडेट इथं जॉईन झाले त्याच्यानुसार आपण आपला पुढचा पोर्शन आपल्याला स्टार्ट करायचा आहे. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोर्शन. तो आज हमने वैसे इंट्रोडक्शन देखा था, अभी हम आगे का पोर्शन जो है वो कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर दिया था कल के इसमें, मीन्स जब हमारा लेक्चर हुआ था वेडनेसडे को, उस टाइम हमने देखा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ओके। नाउ इसके अंदर के बाकी जो कंसेप्ट्स है वो पूरे कंसेप्ट हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको कल के लेक्चर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे दो कंसेप्ट बताए थे। Asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction and the sexual reproduction. तो क्या डिफरेंस होता है बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर? जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल है बेटा, वो बता दीजिए मुझे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन से डिफरेंसेस आते हैं? टेल मी, एनीवन फ्रॉम यू? और जोर से बताइए थोड़ा सा कि आज माइक नहीं है, सॉरी, एयरफोन्स, इसकी वजह से शायद आपका आवाज मुझे थोड़ा स्लो सुनाई देगा। इसकी वजह से जितना थोड़ा सा लाउडली स्पीक, लाउडली प्लीज। कौन से क्या डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच में? व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल? Why reproduction is essential? Essential for living beings or human beings, generally on living beings. What is the reason behind it? Why it is an essential step in life of any living organism? कोई भी बताइए उसका continuation of generation. Correct, very good. That is responsible for continuation of generation. Continuation of species. स्पेसिसच्या कंटिन्युएशन साठी त्या ठिकाणी ह्यूमन रिप्रोडक्शन आवश्यक असते. जर समजा रिप्रोडक्शन नाही झालं तर त्या ठिकाणी काय होत असतं की ती जी स्पेसिस असते ती काय होतं, तिथं स्टॉप होत असते. त्याचं पुढचं जनरेशन होऊ शकत नाही. काही याला एक्सेप्शन आहे. कोणते एक्सेप्शन आहे? कोण सांगू शकतो? एक एक्सेप्शन आहे ज्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होत नाही तरी सुद्धा त्या स्पेसिसचं फॉर्मेशन होत असतं. कौन सा एक्सेप्शन है उसके लिए? और केस है, देखो एक मैंने एक बताई थी आपको, एक और केस होती है। उस केस में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन नहीं होता है मगर वो स्पीसीज फॉर्म होती है। एक एग्जांपल बताया था मैंने आपको, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है डेफिनेटली, बट इन वन केस इट इज नॉट मींस क्या बोल सकते हैं हम, अप्लाइड फॉर दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, मींस उससे रिलेटेड नहीं है। म्यूल, यस, म्यूल मध्ये mule. Mule. Mule is the product of interspecific hybridization. Mule is the product of interspecific hybridization. Interspecific hybridization means क्या होता है? दो अलग अलग स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद उनसे एक नया प्रोडक्ट बनता है। एक इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये हॉर्स और डॉन्की का कॉम्बिनेशन, और हॉर्स और डॉन्की के इंटरेक्शन की वजह से, उसके अंदर ब्रीडिंग होने की वजह से ये एनिमल तैयार होता है। इसका नाम होता है म्यूल। एक स्टेराइल है, दिस इज द स्टेराइल। इसे आगे नहीं जनरेशन हो पाता, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, मगर इसका फॉर्मेशन हो सकता है। क्यों फॉर्म होता है वो? क्योंकि हॉर्स एंड डॉगी का जब इंटरेक्शन होगा, इस ब्रीडिंग होगी उसके अंदर, तो
म्यूल का फॉर्मेशन होगा। ऐसे कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी को अगर कंटिन्यूएशन करना है स्पीशीज का तो कंपलसरी रिप्रोडक्शन इससे होता है। अभी देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि डिफरेंसेस बिटवीन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एनीबॉडी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? काय डिफरन्स असतो बरं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आणि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये? व्हाट इज द सेक्सुअल डिफरन्स? रिप्रोडक्शन मध्ये 2 गॅमेट्स इन्वॉल्व राहतात. करेक्ट, वेरी गुड। तो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये व्हेरिएशन सुद्धा होतात. सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे वेरिएशन किसके अंदर होगा बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन पाया जाएगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन पाया जाएगा? कौन बताएगा मुझे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. करेक्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन पाया जाता है। क्यों वेरिएशन पाया जाता है, कौन बताएगा? क्योंकि दो गैमेट का फ्यूजन होता है इसलिए। दो अलग-अलग इंडिविजुअल्स के गैमेट एक दूसरे के साथ में फ्यूज होते हैं, मींस दो अलग-अलग इंडिविजुअल्स के कैरेक्टर एक दूसरे के साथ में मिक्स हो गए, इसी की वजह से वहां पे वेरिएशन है। मियोसिस के टाइम क्या होता है? मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम का, और क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से देखिए क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे जो है वो जीन का रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। What is the recombination of genes? Recombination of genes means what? Recombination of chromosomes. जीन का भी होगा, उसका भी होगा। तो क्या होता है ये रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेशन मींस करेक्ट, जब गैमेट फ्यूज होंगे तो फ्यूज होने के बाद, मगर गैमेट फ्यूजन से पहले की स्टेप है ये क्रोमोसोम रिकॉम्बिनेशन बेटा। तो जो भक्ती किंवा त्या ठिकाणी कसं असतं माहिती आहे का, की ही जी स्टेप आहे रिकॉम्बिनेशनची ही कुठे होत असते माहिती आहे का? ज्यावेळेस गॅमेटचं त्या ठिकाणी मियोसिस पाहिलं, मियोसिस पाहिलं तेच गॅमेट फॉर्मेशनच्या स्टेप मध्ये जेव्हा मियोसिस पाहिलं, त्या मियोसिस मध्ये त्या ठिकाणी क्रोमोझोम जे असतात इस क्रोमोझोमचा क्रॉस होती है। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने के बाद इसके जो जीन्स होते हैं इसके अंदर ट्रांसफर होते हैं, इसके जीन्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेशन। इसी की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, हमको रिकॉम्बिनेशन नाम की स्टेप दिखेगी। ओके, इस वेरिएशन दिखेगा हमको, सॉरी उसके अंदर वेरिएशन हमको दिखाई देता है, ज्यामध्ये आपल्याला वेरिएशन दिसतं का, कारण की हे रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होत असल्यामुळे। मात्र असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये वेरिएशन दिसेल का? नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमको वेरिएशन नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक ही इंडिविजुअल से तैयार होता है, सिंगल इंडिविजुअल से। अगर उसके अंदर वेरिएशन आ गया तो किसकी वजह से आएगा बेटा, बता सकता है मुझे कोई? त्याच्यामध्ये जर वेरिएशन आलं तर कोणत्या गोष्टीमुळे होऊ शकतं? उसके अंदर भी वेरिएशन आएगा, कभी कभी आएगा वो, मगर बहुत माइनर चांसेस होते हैं। उसके अंदर वेरिएशन आया तो किसकी वजह से आएगा, बता सकता है मुझे कोई? एनीबॉडी फ्रॉम यू? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये एखाद्या वेळेस वेरिएशन येतं, म्हणजे ते कारण त्याचं वेगळं असतं, ते कारण कोणतं असतं, कोण सांगेल मला? कोई भी इसका आंसर बताइए मुझे। एन्व्हायरमेंटल चेंजेस मुळे। एन्व्हायरमेंटल चेंजेस, यस यस, एन्व्हायरमेंटल चेंजेसच्या पेक्षा जास्त आपण काय म्हणतो बेटा? दिस इज ड्यू टू म्युटेशन। म्युटेशन, म्युटेशन कन्सेप्ट माहिती आहे तुम्हाला? कशाला म्हणायचं म्युटेशन? एखाद्या जीन्स मध्ये डायरेक्टली चेंजेस होणे म्हणजेच म्युटेशन। करेक्ट, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, करेक्ट। ज्यावेळेस एखादा सडन चेंज होत असतो एखाद्या जेनेटिक मेकॅनिझम मध्ये, शीतल करेक्ट आहे, त्या ठिकाणी एखादा जर चेंज झाला, सडन चेंज, समजा एक जीन आहे, क्रोमोझोम आहे, त्यावरचे जीन चेंज झाले, बदल झाला आहे, तर याला आपण काय करायचं, दॅट वी कॉल ॲज म्युटेशन, सडन चेंज इन अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, दैट वी कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। अभी देखो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी कभी-कभी म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन होने की वजह से वहां पे डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बेटा, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लम्स क्रिएट होत असतात। तसं याच्यामध्ये सुद्धा म्यूटेशन झालं
म्युटेशन झाल्यानंतर काय होईल? when the mutation is occurring in that individual, what happens? some variations are occur in that individual. उसके अंदर कुछ वेरिएशन आ जाएंगे, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल में भी आते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले एनिमल में भी आ सकते हैं, दोनों के अंदर भी आ सकते हैं। मगर जो रेगुलर रिकॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, वेरिएशन क्रिएट होता है, वो रेगुलर डिफरेंस जो होता है वो किसका होता है? सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रेगुलर डिफरेंस नहीं आता, रेगुलर वेरिएशन नहीं होता उसके अंदर, हुआ तो कभी कभी होगा। तो देखो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ असेक्सुअल, सिर्फ नाम बताओ क्योंकि हमारा एक टॉपिक हो गया उसके ऊपर, सॉरी पोर्शन हो गया है। तो देखिए पॉइंट हो गया था हमारा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड बताओ फास्ट में, क्योंकि हमको एक्चुअल ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर जाना है अभी। बाइनरी फिजन, यस, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन, करेक्ट करेक्ट, बडिंग, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। व्हेरी गुड, एकदम करेक्ट। तू जो सांगितलं सर्व स्टेप आहेत ते एकदम करेक्ट आहे। या ठिकाणी महत्त्वाच्या काही स्टेप्स असतात बघा असेक्सुअल रिप्रोडक्शनच्या। बायनरी फिजन नावाची स्टेप असते। बायनरी फिजन आपण बघितलं दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होतात। बडिंग असते, बड फॉर्मेशन होते, नवीन ऑर्गॅनिझम डेव्हलप होत असते। फ्रॅगमेंटेशन होत असते, एखादा ऑर्गॅनिझम सेव्हरल पार्ट मध्ये कट होतो, त्याच्यापासून नवीन ऑर्गॅनिझम बनत असतो। स्पोर फॉर्मेशन, फंगायमध्ये छोटे छोटे असेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होत असतात, ते डिस्पर्स होत असतात, डिस्पर्स झाल्यानंतर ते पडले त्यापासून नवीन ऑर्गॅनिझम डेव्हलप होत असतो, त्याला स्पोर फॉर्मेशन म्हणायचं। त्यानंतर जिम्यूल फॉर्मेशन, स्पॉन्जेस मध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं अनफेवरेबल कंडिशन मध्ये त्या ठिकाणी काही बर्ड्स फॉर्म होत असतात आणि त्या ठिकाणी त्याच्या वरच्या साईडला सिस्ट सारखं स्ट्रक्चर तयार होत असते, त्याला जिम्यूल म्हणतात। ज्यावेळेस त्याला फेवरेबल कंडिशन मिळाल्यानंतर ते जिम्यूल जे असतात ते ब्रेक होतात आणि त्याच्यामधले जे बर्ड्स बाहेर पडून त्याच्यापासून नवीन ॲनिमल्सचं फॉर्मेशन करतात, त्याला जिम्यूल फॉर्मेशन म्हणायचं। त्यानंतर फ्रॅगमेंटेशन झालं, बायनरी फिजन झालं, रिजनरेशन प्रकार सांगितला होता मी तुम्हाला। रिजनरेशन मध्ये काय होत असतं की एखादा ऑर्गॅनिझम असा असतो की त्याच्या एका पार्ट मध्ये दुसरा पार्ट तयार करण्याची ॲबिलिटी असते। प्लॅनेरिया में क्या रहता है कि जो ऊपर का पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट, वो पोस्टीरियर पार्ट को तैयार कर सकता है और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो एंटीरियर पार्ट को तैयार कर सकता है। ओके, तो ये होता है रिजनरेशन की स्टेप। तो ऐसे जो है दीज आर आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है मालूम है आपको? टेल मी एनी मेथड ऑफ आर्टिफिशियल। प्लांट में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन नावाची एक टेक्निक असते प्लांट मध्ये। या केस मध्ये तुम्हाला काय सांगितलं तुम्हाला? पार्थेनोजेनेसिस। करेक्ट वैभव, सांग बेटा, बरोबर आहे तू। क्या काय असतं वेजिटेटिव प्रोपगेशन मध्ये? पार्ट ऑफ कोणत्याही एका पार्ट पासून, करेक्ट, कोणत्याही एका पार्ट पासून नवीन फॉर्मेशन, प्लांटच्या नवीन ऑर्गॅनिझमचं फॉर्मेशन होतं, या प्रोसेसला आपण काय कन्सिडर करत असतो? दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। कौन से भी एक पार्ट से नया इंडिविजुअल बनता है, नया प्लांट बनता है, इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? दैट स्टेप इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। त्याला वेजिटेटिव प्रोपगेशन असं कन्सिडर करायचं। अभी ये हो गया, बहुत सारे मेथड्स उसकी, तो कटिंग है, उसके बाद में फिर कोई लीफ के वजह से लीफ के ऊपर लीफ पूरा प्लांट बनता है, ब्रायोफाइलम नाम के केस में। ब्रायोफाइलम नावाची वनस्पती सांगितली तुम्हाला। त्याचबरोबर तुम्हाला रनर नावाचे प्लांट सांगितले, ग्रासेस असतात बघा, जमिनीवर रन करतात आणि त्याच्यापासून प्लांट फॉर्मेशन होत जात असतं। ओके, टेरर ऑफ बेंगॉल नावाचा एक प्लांट आहे बघा, त्याचं युकॉर्निया। तर त्या प्लांट मध्ये सुद्धा क्या होत असतं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होत असतं। तो ये जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसके अंदर। अभी ये हो गए दीज आर द मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था बेटा कि आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल कोई है? आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका कोई एग्जांपल मालूम है आपको? पार्थेनोजेनेसिस। काय? हाँ, पार्थेनोजेनेसिस नावाची एक टेक्निक सुद्धा राहील। पार्थेनोजेनेसिस मात्र कसं असतं माहिती आहे का? पार्थेनोजेनेसिस ही टेक्निक जी आहे ना, ती टेक्निक दोन्ही प्रकारामध्ये असते। एक तर नॅचरल बी असते आणि त्याचबरोबर आपण त्याला आर्टिफिशियल सुद्धा करू शकतो। नॅचरल कोणत्या केस मधली आणि आर्टिफिशियल कोणत्या केस मधली माहिती आहे तुम्हाला?
नॅचरल पार्थेनोजेनेसिस हे आपल्याला आढळतं ते बनाना सारख्या प्लांट मध्ये, त्याचबरोबर हनी बीज मध्ये, इन केस ऑफ द हनी बीज। आप बोलेंगे हनी बीज में कैसे सर, हनी बीज तो एनिमल है, डेफिनेटली हनी बीज एनिमल है, मगर उसके अंदर भी पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे ओहम तयार होत असतात बघा, दोन प्रकारचे एग्स तयार होत असतात। या ठिकाणी फिमेल असते, फिमेलचा क्रोमोझोम नंबर 32 आहे आणि मेलचा क्रोमोझोम नंबर 16 आहे। तर आपण जेव्हा फीमेल गॅमेट फॉर्म करणार तेव्हा एकच गॅमेट फॉर्म करणार, हा प्लड असणार गॅमेट क्या होगा, फीमेल दो गैमेट फॉर्म करेगी और दो गैमेट फॉर्म करने के बाद ये गैमेट उसके साथ में जब फ्यूज होगा तो फीमेल फॉर्म होगी, फीमेल फॉर्म होगा यहाँ पे, और ये सिंगल क्या करेगा, मेल इंडिविजुअल को फॉर्म करेगा। और जब ये सिंगली मेल इंडिविजुअल को फॉर्म करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, दैट वी कॉल्ड एज अ पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस टेक्निक मींस व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे गैमेट तो फॉर्म हो रहा है, मतलब गैमेट फॉर्म होने के बाद डायरेक्टली क्या हो रहा है, उस गैमेट का कन्वर्जन किसके अंदर हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस के अंदर हो रहा है, सॉरी नए इंडिविजुअल के अंदर हो रहा है। इसकी वजह से उसको पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। प्लांट मध्ये पार्थेनोकार्पी नावाची टेक्निक असते बघा, सीडलेस फ्रूट म्हणतो आपण त्याला, ते सीडलेस फ्रूट सुद्धा या टेक्निक द्वारे तयार केलं जातं। सीडलेस फ्रूट नाम की जो कांसेप्ट होती ना, वो भी इसी टेक्निक के द्वारा की कंप्लीट की जाती बेटा। ओके, पण ते आर्टिफिशियली करतात, जसं ग्रेप्स आहेत, लेमन्स आहेत, या केसेस मध्ये पार्थेनोजेनेसिस किंवा पार्थेनोकार्पी केलं जात असतं आणि ते आर्टिफिशियल मेथड असते। आता त्याच्यानंतर एक दुसरा एक प्रकार आहे आर्टिफिशियल असिस्टेड रिप्रोडक्शनचा, एनिमल्स मध्ये केला जात असतो, माहिती आहे कोणाला, प्लांट मध्ये सुद्धा केलं जात असतं। प्लांट मध्ये टिश्यू काय, प्रोटोप्लास्मिज्म, सोमॅटिक हायब्रिडायझेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कौन सी टेक्निक है बता सकता है मुझे कोई? प्लांट मध्ये सुद्धा असतं बघा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर माहिती आहे तुम्हाला? You have any idea regarding tissue culture? बायोटेक्नॉलॉजीचा क्वेश्चन आहे आपल्याला बघायचा आहे तुम्हाला, सर शिकवती बॉटनी मध्ये, तरी सुद्धा मी थोडंसं सांगतो त्याच्याबद्दल। तो देखो कि टिश्यू कल्चर जो होता है, इस टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होगा, इन केस ऑफ टिश्यू कल्चर व्हाट हैपन, फ्रॉम अ सिंगल टिश्यू और सिंगल सेल दे प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम इट, उससे ज्यादा इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं, किए जाते लैबोरेटरी कंडीशन में, इसको बोलते हैं दैट इज आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसी तरह ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्लोनिंग, एनिमल्स के अंदर क्लोनिंग नाम की प्रोसेस होती है। यू नो क्लोनिंग, क्लोनिंग आपको सबको मालूम है जनरली, बऱ्याच वेळेस ऐकलेलं आहे तुम्ही क्लोनिंग का असते ते, त्यामुळे क्लोनिंग बद्दल सांगायचं आहे का, कोण सांगू शकेल बरं क्लोनिंग मध्ये काय होत असतं ते, क्लोनिंग कैसे की जाती है? एनिमल्स मध्ये क्लोनिंग नावाचा प्रकार असतो, तो क्लोनिंग प्रकार कसा केला जातो, कसं कंप्लीट केलं जातं क्लोनिंग? एनीबडी, कोई भी इसका आंसर दीजिए बेटा मुझे। क्लोनिंग एनिमल्स में कैसे कंप्लीट की जाती है, कशा प्रकारची क्लोनिंग असते? अतिशय साधा आणि सिंपल क्वेश्चन मी तुम्हाला विचारला आहे की एनिमल्स मध्ये क्लोनिंग केलं जात असतं, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन असिस्टेड। माइक ऑन करून सांगा बेटा, कारण की कसं होते माहिती आहे, विद द हेल्प ऑफ यस स्टेम सेल, करेक्ट, स्टेम सेल्स के द्वारा। यस, अनदर कैसा दूसरा एक वैसी प्रोसीजर कशी केली जात असते बेटा, त्याची सांगू शकेल का मला कोणी? राजनंदनी, प्रोसेस कशी केली जात असते क्लोनिंग करायचं सपोज आपल्याला एखादं, तर क्लोनिंग करता वेळेस आपण काय करतो, शीतल काय करतात त्याच्यामध्ये नेमकं? माइक ऑन कर, अरे माझा तुमचा आवाज येतोय का मला माझा तुम्हाला? आय एम ऑडिबल टू यू? येस सर। ओके शिवांगी, यस हो सर, येतोय तुमचा आवाज। तर बघा क्लोनिंग मध्ये काय केलं जात असतं की डायरेक्टली एखाद्या ऑर्गॅनिझमचा ओहम जो असतो, फिमेल कॅरेक्टर मधला, तो ओहम बाजूला काढलेला असतो, त्याच्यामधलं जे न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियस यहाँ से उसको रिमूव किया जाता है और फिर दूसरे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से उसकी सोमैटिक सेल निकाली जाती है और सोमैटिक सेल का जो भी न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस यहाँ से खींचा जाता है, बाकी का जो साइटोप्लाज्म है उसको रिमूव किया जाता है। अभी आता लक्ष द्या, याला काय करतात, इथं न्यूक्लियस बाजूला काढून टाकायला होतं, न्यूक्लियस या कोणाचं काढलं, ओहमचं न्यूक्लियस बाजूला काढून फेकून दिला आपण, दुसरी एक सेल घेतली दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमची, त्याच्यामधलं काय केलं, फक्त न्यूक्लियस घेतलं, बाकीचा जो साइटोप्लाज्म आहे ते फेकून दिला आपण, म्हणजे रिमूव्ह केला।
त्यानंतर आता काय करायचं आपल्याला, हे जे न्यूक्लियस आहे या न्यूक्लियस याच्यामध्ये इम्प्लांट करायचं, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस इम्प्लांट कर देते हैं जो ओवम है उसके अंदर, और इस ओवम को सरोगेट मदर की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, सरोगेट मदर के बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। त्या सरोगेट मदरच्या बॉडीमध्ये याला आपण ट्रान्सफर करत असतो, आणि सरोगेट मदरच्या बॉडीमध्ये ट्रान्सफर केल्यानंतर त्या ठिकाणी इथं त्याचं काय होत असतं, पुढे मॅच्युरेशन होत असतं, त्याची डेव्हलपमेंट होत असते, आणि त्याच्यापासून जो इंडिव्हिज्युअल बनतो तो एक असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तुम्ही सांगितलं कसं काय असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, कारण इथं फर्टिलायझेशन झालं का नाही झालं. आपण काय केलं, डायरेक्टली सोमॅटिक सेलचं न्यूक्लियस काढलंय आणि त्याच्या ओव्हमच्या याच्यामध्ये टाकले, ओव्हमचे न्यूक्लियस काढून त्याच्यामध्ये टाकलेलं आहे, आणि त्याला मग तिथं डेव्हलपमेंट करण्यासाठी चान्स दिला. तर या प्रोसेसला आपण काय कन्सिडर करतो, दॅट वी कॉल द क्लोनिंग. ये पहिले टेक्निक डॉली नावाची डॉली नावाची सूट बनवली होती याच्यापासून, या क्लोनिंग टेक्निकद्वारे. नंतर ह्यूमन क्लोन सुद्धा बनवण्यात आले, मात्र ह्यूमन क्लोनला सध्याला बॅन आहे. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ह्यूमन क्लोन को अभी बैन है, ह्यूमन क्लोन नहीं बना सकते हम. ओके, किसी कैटल का एनिमल का क्लोन बना सकते हैं डेफिनेटली, मगर ह्यूमन का क्लोन नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकेंगे, बता सकता है मुझे कोई इसका आंसर? ह्यूमन क्लोन क्यों नहीं बता सकेंगे, क्या रीजन होगा उसके पीछे? Cannot prepare human clone. What is the reason behind it? Tell me fastly. ह्यूमन क्लोन का बनवला जाणार नाही, काय रिझन असेल त्याच्या मागचं? सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि देखिए क्लोन क्या होता है, क्लोन में क्या होता है कि कैरेक्टर जो होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं. किसके साथ में सिमिलर होगी बेटा, बता सकता है मुझे कोई? उसके कैरेक्टर जिससे हम न्यूक्लियस ओवम ले रहे हैं उसके तरह रहेंगे, जिसके अंदर से हम सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस है उसके साथ में सिमिलर हो गया, जिस सरोगेट मदर के बॉडी में उसको ट्रांसफर करेंगे उसके साथ में मैच करेंगे. किसके साथ में मैच करेंगे शुभम जी? पेरेंट को. कौन से पेरेंट के साथ में क्या है मैच करेंगे बेटा? ओम जिथून घेतला तिथपासून. वैभव तसं होईल का, सांग बरं मला. मी काय म्हटलं असते प्रॉपर ऐकून घ्या, हे लक्ष द्या. या ठिकाणी आपण काय केलेलं, ओहम घ्यायलो, मात्र ओहम मधला न्यूक्लियस आपण बाजूला करून, ओहम मधला न्यूक्लियस बाजूला काढून फेकला एका मदरचा. ओके, एक मदर डोनर मदर जिला म्हणा किंवा कोणती मदर, तिच्या बॉडी मधला न्यूक्लियस काढून टाकला आपण तिच्या ओहम मधला, आणि त्याच्यानंतर दुसरी मदर किंवा एकदम फार तो मेल कॅन्डिडेट घेऊ शकतो किंवा फिमेल कॅन्डिडेट घेऊ शकतो आपण, काही प्रॉब्लेम नाही. तर त्याच्यामधला आपण काय केलं, सोमॅटिक सेल घेतली आणि सोमॅटिक सेलचा सायटोप्लाझम बाजूला काढून फेकून दिला, फक्त आपण न्यूक्लियस घेतला त्याचा. We take the nucleus only. After that, this nucleus is implanted in the ovum of this female. या इस ovum में हमने इंसर्ट कर दिया, माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा उसके अंदर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं, वही ovum जो है वो किसी सरोगेट मदर के बॉडी में ट्रांसफर कर दे. कभी कभी क्या होता है कि सरोगेट मदर सेम होती है, कभी कभी सरोगेट मदर डिफरेंट होती है. इस मदर के बाद सरोगेट मदर म्हणून काम करू शकते किंवा काही केस मध्ये दुसरी मदर सुद्धा सरोगेट मदर म्हणून वापरली जाते, सरोगसी म्हणतात त्याला. युटरस मध्ये त्याच्या डेव्हलपमेंट साठी फक्त ठेवलं जात असतं एम्ब्रियोला, तर त्याला सरोगेट मदर म्हणायचं. तो ये जो है इसके अंदर किसके कैरेक्टर आएंगे बताओ मुझे, जो इंडिविजुअल यहाँ पे फॉर्म जो सेकंड वाला न्यूक्लियस है ना, उस उन्हीं के. हाँ करेक्ट, वेरी गुड. जहां से न्यूक्लियस हम ले रहे हैं उसके कैरेक्टर आएंगे, इसके भी नहीं आएंगे, इसके भी नहीं आएंगे, किसी के नहीं आएंगे, सिर्फ इसके कैरेक्टर आएंगे. क्यों कैरेक्टर आएंगे उसके बता सकता है मुझे कोई? क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स है ना, सब जीन्स क्रोमोसोम है, इसके लिए आ जाएंगे. करेक्ट करेक्ट, बराबर, एकदम सही है. उसके अंदर क्रोमोसोम है, एकदम करेक्ट. ज्याच्यामध्ये क्रोमोसोम आहे, क्रोमोसोम असल्यामुळे काय असणार, जेनेटिक मटेरियल कुठे असणार, त्या क्रोमोसोम मध्ये प्रेझेंट असणार, डीएनए. क्रोमोसोम मध्ये प्रेझेंट असल्यामुळे काय केलं की आपण डायरेक्टली न्यूक्लियसच घेतलाय, म्हणजे त्याचे पूर्ण क्रोमोसोम बी आले, त्याचे जेनेटिक मटेरियल सुद्धा आलंय. जेनेटिक मटेरियल आल्यामुळं या ठिकाणी सायटोप्लाझमचं काहीच घेणं नाही. त्या ठिकाणी फक्त कशाचं न्यूक्लियस कारण जेनेटिक मटेरियल त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे, और जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. इसकी वजह से इसके भी कैरेक्टर नहीं आएंगे, इसके भी कैरेक्टर नहीं आएंगे, सिर्फ इसके कैरेक्टर आएंगे. फक्त एका न्यूक्लियसची कमाल आहे बघा. ओनली वन न्यूक्लियस, only genetic material, only chromosomes that is responsible for the carrying character from one generation to next generation. That's why the character are transferred from this parent, not from this parent as this parent. इससे नहीं आते, इससे नहीं आते, सिर्फ इससे कैरेक्टर आते हैं. ओके, याचं रिझन हे असतं बघा.
आणि क्लोन हा एक्झॅक्टली सिमिलर असतो. कोणासारखा असणार तो फक्त या टाइम एक्झॅक्टली. इवन त्याचे फिंगरप्रिंट सुद्धा सारखे असतात. फिंगरप्रिंट सेम होते उसके, उसका रेटिना सेम होता है, जो भी चीजें सेम होती है. आता मला याचा आन्सर सांगा की का बॅन असेल याला. ह्युमन क्लोनला सध्याला वर्ल्ड याच्यामध्ये बॅन आहे. ह्युमन क्लोन बनवू शकत नाही आपण. त्याच्या मागचं रिझन का असेल? कारण की सेम तयार होतंय ना पूर्णपणे. येस, व्हेरी गुड, त्यामुळे व्हेरी गुड. कुठे पण कन्फ्युजन होऊ शकतं. बाकीचे अपन जरा पुलिस म्हणजे यानी कि रेप कोई और कोई कुछ करता है तो फिंगरप्रिंट से हमें जल्दी पता चलता है कि हम ये पता कर सकते हैं कि कौन क्रिमिनल है. इससे पता नहीं चलेगा करेक्ट, हमें कि राइट. कौन क्रिमिनल नहीं है येस या येस नहीं. येस, युअर आन्सर इज ऍब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, करेक्ट आहे बेटा. कारण तिने सांगितलं अगदी करेक्ट आहे, एकदम व्यवस्थित. कारण कसं असतं माहितीये का, जर अशा प्रकारच्या टेक्निक आल्या तर जे क्रिमिनल माइंडचे लोक असतात, ते क्रिमिनल माइंडचे लोक काय करू शकतात, त्याचा ऍडव्हर्स यूज करू शकतात. वेगळा म्हणजे जो की सोसायटीसाठी बेनिफिशियल नसेल अशा प्रकारचा वापर करू शकतात. ते स्वतःसारखे क्लोन बनवू शकतात. ते क्लोन बनाने के बाद क्या करेंगे, वो सिंपली खुद का रिप्रेजेंटेशन करने को बोलेंगे उनको. और जनरली फिंगरप्रिंट उनकी सेम होने की वजह से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे उनके अंदर. We cannot differentiate between them. That's why human clone is banned by the world organization, different type of world organizations. तो ये जो है उसके ऊपर बैन लगाया गया है उसी की वजह से. देखिए, अगर जैसे कि हम लोग दाऊद वगैरह जो भी जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहते हैं, वो क्या करेंगे, खुद के क्लोन बनाएंगे और खुद के क्लोन बनाने के बाद वो उनका यूज कर लेंगे. इसी की वजह से ह्यूमन क्लोनिंग के लिए बैन है. बाकी जो क्लोनिंग है वो एनिमल क्लोनिंग हम कर सकते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है. या तो ये चीज होती है उसके पीछे. तो ये हो गया, दिस इज वन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ we discuss the different step of sexual reproduction in case of the human beings. आता आपण डायरेक्टली ह्यूमन रिप्रोडक्शन वर येऊया. त्याच्यामध्ये त्या स्टेप्स आहेत ह्यूमन रिप्रोडक्शनच्या, ते आपल्याला थोडं डिटेल मध्ये डिस्कस करायचे आहे. तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग कहां से होती है देखो. तो वो स्टार्टिंग होती है गैमेटोजेनेसिस. गॅमेटोजेनेसिस. बनलं गॅमेटोजेनेसिस. आता आपण ह्यूमन रिप्रोडक्शन कडे आलो. ह्यूमन हा सेक्सुअली रिप्रोड्युसिंग ऑर्गेनिज्म आहे. क्लियर? ये डिप्लॉयड कंडीशन होती है बॉडी की. और मुझे बताओ कि जो ह्यूमन बींग्स क्या है, अभी कौन सा पार्ट जो होता है बॉडी का वो हैप्लॉइड होगा ह्यूमन बींग्स के अंदर जनरली, और किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर. आता बघा, हॅप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, ट्रिप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, ऑक्टाप्लॉइडी अशा कन्सेप्ट असतात. हॅप्लॉइड म्हणजे एकच सेट क्रोमोझोमचा आहे, त्याला आपण हॅप्लॉइड कन्सिडर करत असतो. जिसके अंदर 2 सेट क्रोमोसोम को डिप्लॉइड कंसीडर करते हैं. जिसके अंदर 3 सेट क्रोमोसोम होंगे उसको हम ट्रिप्लॉइड कंसीडर करते हैं. जिनके अंदर 4 सेट में उसको क्या बोलेंगे, दैट विल कॉल्ड टेट्राप्लॉइड. बघा, त्याच्यानंतर हेक्साप्लॉइड नंतर ऑक्टाप्लॉइड. हेक्सा म्हणजे त्याच्यामध्ये 6 सेट क्रोमोसोमचे असतात, त्याला आपण हेक्साप्लॉइड म्हणणार. आणि ऑक्टोप्लॉइड म्हणजे त्याच्यामध्ये 8 सेट क्रोमोसोमचे असतात, त्याला ऑक्टोप्लॉइड कंसीडर करणार. ही जी कंडिशन आहे कोणती टेट्राप्लॉइड कंडिशन. ह्यूमन बीइंगची कंडिशन कोणती असेल, कंडिशन असेल कोणती, डिप्लॉइड कंडिशन. वी आर डिप्लॉइड इंडिव्हिज्युअल. मला सांगा याच्यामध्ये टेट्राप्लॉइडचे एक्झाम्पल माहिती आहे तुम्हाला? ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइडचे एक्झाम्पल्स. थोड़ा सा एक्स्ट्रा के पॉइंट यहाँ भी दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, नहीं तो मेरे सर क्या जरूरत है उसकी. तर देखिए, हॅप्लॉइड गॅमेट असतात. गॅमेट्स हे हॅप्लॉइड असतात. त्यानंतर ह्यूमन बीइंग सारखा इंडिव्हिज्युअल किंवा खूप सारे इंडिव्हिज्युअल डिप्लॉइड असतात. जनरली स्पोरोफायटिक बॉडी जी असते डिप्लॉइड असते. प्लांट मधली, एनिमल मधला आपण असो किंवा बाकीचे एनिमल्स असतात, जनरली दे आर बी डिप्लॉइड. और उसके बाद में ट्रिप्लॉइड कोड एखादा एक्झाम्पल सांगू शकता तुम्ही ट्रिप्लॉइडचं? टेल मी एक्झाम्पल ऑफ ट्रिप्लॉइड कंडिशन. ट्रिप्लॉइड कंडिशनचं एक्झाम्पल आहे एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म, यू नो एंडोस्पर्म जसं प्लांट मधलं एंडोस्पर्म जे असतं, दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ ट्रिप्लॉइड कंडिशन. म्हणजे बघायचं तुम्हाला, आताच नाही ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट माझा टॉपिक तुम्ही स्टार्ट केला सरनं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघायचंय बेटा की ट्रिप्लॉइड कंडिशन का असते. त्याच्यानंतर टेट्राप्लॉइड. राखाडा ब्रासिका नावाचं एक प्लांट असतं, त्याच्यामध्ये आपल्याला 4 सेट असतात क्रोमोझोमचे. क्रोमोझोमची संख्या वेगळी आणि क्रोमोझोमची
सेट्स वेगळे, सेट म्हणजे हा एक सेट अशा प्रकारचं, दॅट इज कॉल्ड सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम, तो ये अलग होता है, तो 4 सेट होते हैं। हेक्साप्लॉइड का एग्जांपल मालूम है आपको? वाटला 6 शॉर्टकट मध्ये सांगतो मला। हेक्साप्लॉइडचं एग्जांपल व्हीट आहे, व्हीट म्हणजे आपला गहू। त्याच्यानंतर ऑक्टोप्लॉइडचं एग्जांपल ऍसिपेन्सर नावाचे फिश असते, फिश हे ऑक्टोप्लॉइडचं एग्जांपल, त्याच्यामध्ये 8 सेट असतात, पण तुम्हाला एवढे डेप्थ मध्ये जाण्याची गरज नाही। क्रोमोझोमल बेसिस आपला जो प्रिन्सिपल ऑफ इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन हा टॉपिक जो आहे त्याच्यामध्ये दिलेला आहे, तो आता तेवढं जास्त डिटेल मध्ये घेतलं नाही, ते थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट मध्ये सांगितलं मी। तो ये देखिए पहली प्रोसीजर जो होती है वो गैमेटोजेनेसिस होती है। अभी गैमेटोजेनेसिस होने के बाद क्या होगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर, फास्ट बताओ व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? आवाज येत नाही का माझा चॅट बॉक्स मध्ये? गॅमेट फॉर्मेशन ऑफ फ्युजन गॅमेट होना. फ्रॉम यस यस, फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट फ्रॉम हॅप्लॉइड सेल. करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फ्रॉम डिप्लॉइड, हॅप्लॉइड ना ना ना, दैट इज नॉट हैप्लॉइड। हैप्लॉइड बाद में बनता है, वो जब गैमेट फॉर्म होगा बेटा तो उसके बाद में वो हैप्लॉइड बनेगा। अभी समझो मेल गैमेट फॉर्म हो गया, कौन सा स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, तो ये जो हो गया दिस इज द हैप्लॉइड, बट उससे पहले वो डिप्लॉइड रहता है, त्याच्या अगोदर डिप्लॉइड असतं ते। असं केव्हाही लक्षात ठेवायचं की सुरुवात जी आहे ते डिप्लॉइड पासून व्हायली आणि तयार झाल्यानंतर तो हैप्लॉइड बनतो, तयार झाल्यानंतर हैप्लॉइड बनतो, बरोबर? आता उहा जरी असेल, उहा बघा, उहा हा आपण आहे, फॉर्म मध्ये तो हैप्लॉइड नसतो, तो डिप्लॉइड असतो। म्हणजे मियोसिस होण्यासाठी डिप्लॉइड सेल लागते, मियोसिस डिप्लॉइड सेल शिवाय होऊ शकत नाही, आणि डिप्लॉइडच्या नंतर तयार होणारा प्रोडक्ट मध्ये कसा असतो, तो तयार झालेला प्रोडक्ट कसा असतो, तो हैप्लॉइड असतो, की वो हॅप्लॉइड ये हैप्लॉइड है। उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर आधा रहता है, इसकी वजह से वो कंडीशन जो होती है वो कैसी होती है, दैट कंडीशन इज अ हैप्लॉइड कंडीशन। समझ में आया आपको? तो ये होता है गैमेटोजेनेसिस, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। ये गैमेटोजेनेसिस की ये प्रोसेस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, हाँ प्लीज शीतल, आपका जो माइक है ना, थोड़े टाइम के लिए जब तक क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तब तक आप बंद कर दीजिए, म्यूट म्यूट सॉरी म्यूट कर दीजिए आपका माइक। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसके बाद में ऑन कर दीजिए। वहां पे जो रेड बटन माइक का बटन दिखता है आपके, वहां पे उसको क्लिक करो, ऑटोमेटिकली वो ये हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा। जब भी आपको सिर्फ कुछ बोलना है, आंसर देना है, तो डेफिनेटली आपका माइक ऑन कीजिए, चलेगा? देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो ये गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद में नेक्स्ट वन स्टेप क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? एनीबॉडी फ्रॉम यू? नेक्स्ट वन स्टेप गॅमेटोजेनेसिस, फिमेल मधलं गॅमेटोजेनेसिस असतं त्याला ओजेनेसिस म्हणतात, आणि मेल मधलं जे गॅमेटोजेनेसिस असतं त्याला म्हणतात स्पर्मॅटोजेनेसिस। स्पर्मॅटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म and oogenesis is the formation of ova. Okay, these steps are combinedly called as a gametogenesis. या स्टेपला कंबाइनली आपण गॅमेटोजेनेसिस कन्सिडर करतो। आणि याच्या पुढची स्टेप काय असेल बरं सांगा मला फास्ट मध्ये? ट्रांसफर ऑफ गॅमेट्स, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, गैमेट का ट्रांसपोर्टेशन। कहां से ट्रांसपोर्टेशन होगा? मेल के बॉडी में से जो मेल गैमेट्स होते हैं दैट इज डायरेक्टली ट्रांसफर इन अ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, और फिर वो किसको फ्यूज करेगा? बाकी जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो होगी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। और उसके पहले की जो जितनी भी स्टेप्स होती है ट्रांसपोर्टेशन की, उस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? दैट वी कॉल एज अ ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स at the time of coitus, at the time of intercourse, that is released outside the body and it is directly transferred from a female genital tract towards the ova, towards the ova. That is the transfer of gametes. And third one step is the fertilization. Fertilization. Fertilization means fusion of gametes, male gametes and female gametes. Fusion of gametes. जे मेल गॅमेट्स आणि फीमेल गॅमेट्स जे फ्यूजन होत असतं त्याला आपण काय कन्सिडर करत असतो? दैट वी कॉल द फर्टिलाइजेशन। इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं बेटा। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वन स्टेप असते बघा, त्याच्या पुढची स्टेप कोणती असते? एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट अप टू फीटस वगैरह। उसके बाद में नेक्स्ट वन होता है देखो प्रेगनेंसी, याला प्रेगनेंसी सिस्टम होता है,
प्रेग्नन्सी ही कंडिशन असते. त्याच्यानंतर असतं बघा याला गेस्टेशन पिरियड सुद्धा म्हणतात. तुम्हाला गेस्टेशन त्यानंतर असतं बघा पार्च्युरेशन. पार्च्युरेशन यू नो पार्च्युरेशन, यू हॅव एनी आयडिया रिगार्डिंग पार्च्युरेशन? Yes. Parturition means Contraction what? of uterine. Expulsion of baby Contraction of. outside the body. Birth of baby. Expulsion of baby outside the body, that is called parturition. बेबी की बर्थ होना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? That we called as a parturition. After that, next one is the lactation or baby care. Lactation or baby care. Lactation or baby care means जो मेमोरी ग्लैंड्स के द्वारा वहां पे मिल्क प्रोडक्शन किया जाता है. मिल्क प्रोडक्शन करने के बाद उसका जो ड्यूरेशन होता है 6 मंथ का, उसको लैक्टेशन बोलते हैं. उस लैक्टेशन में मिल्क प्रोड्यूस करके उसको मेंटेन किया जाता है. लैक्टेशन पीरियड मेंटेन किया जाता है. नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है बेबी को. बर्थ होने के बाद जो इन्फेंट होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे किया जाता है. फॉर योर इन्फॉर्मेशन. तो ये जो है दीज आर सम स्टेप्स व्हिच इज इन्वॉल्व इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ये जो सारी स्टेप्स है, ये स्टेप्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर होती है. एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट खूप साऱ्या गोष्टी असतात. त्या ठिकाणी क्लिवेज असतं, ब्लास्टुलेशन असतं, गॅस्ट्रुलेशन असतं. ते सुद्धा आपण डिस्कस करू तर काय असतं ब्लास्टुलेशन, गॅस्ट्रुलेशन एक्सेट्रा, ऑर्गेनोजेनेसिस काय असतं एक्सेट्रा. त्याला सगळ्यांना मिळून आपण क्या म्हणतो? दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. और जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, उनकी जो सिचुएशन होती है फीमेल की बॉडी की, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड प्रेग्नेंसी. उसको गेस्टेशन पिरियड बोलते हैं. त्या टाइम पिरियडला 9 मंथचा जो ड्युरेशन असतो त्या टाइम पिरियडला गेस्टेशन म्हणतात किंवा प्रेग्नेंसी टाइम पिरियड म्हणतात. इट इज डिवाइडेड इंटू 3 ट्राइसेमेस्टर. वो भी डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर. तो ये सारे कंसेप्ट आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है. कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका बाकी का जो पोर्शन है एग्जैक्टली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे और आगे का कंटिन्यूएशन कर देंगे. तो आज के लिए बेटा यहाँ पे ही हम स्टॉप होते हैं. आजच्यासाठी आपण इथं स्टॉप होता. ओके सर, थैंक यू. हाँ, नेक्स्ट क्लास है मेरा, इसकी वजह से आज यहाँ पे स्टॉप करूंगा. कल मगर अपना करेक्ट 10:15 को हमारा क्लास स्टार्ट होगा. आज थोड़ा सा 1-2 मिनट लेट हो गया, 2-3 मिनट, तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से. तो कल से मगर करेक्ट 10:15 को मैं आपको लिंक भेजूंगा. लिंक भी नहीं भेजा डायरेक्टली क्योंकि ऑलरेडी आप ज्वाइन हो गए हैं. तो भी क्या करूंगा, एक बार दोबारा से लिंक भेजूंगा. करेक्ट 10:15 को आप ज्वाइन हो जाएंगे. चलेगा? तो आज के लिए यहाँ पे स्टॉप होते हैं हम. थैंक यू सर. ओके.